हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज की कहानी है दिल्ली के तंदूर हत्याकांड, जिसे उस समय जिसने भी सुना वो अंदर तक सिहर गया। इस कांड को सुनने के बाद लोगों में ऐसी भावना पैदा हो गई थी कि लोगों ने लगभग 1 डेढ़ साल तक तंदूर का खाना नहीं खाया था और तंदूरी खाना लगभग बंद हो गया था। किसी भी रेस्टोरेंट में घुसने से पहले लोग ये चेक करते थे कि कहीं उस रेस्टोरेंट में तंदूर का इस्तेमाल तो नहीं होता, और अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि इस रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल होता है, तो वो तुरंत उस रेस्टोरेंट को छोड़ देते थे। 2 जुलाई 1995 की रात लगभग 11:30 बजे दिल्ली के जनपद रोड कनॉट प्लेस में अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट से आग के कुछ लपटें ऊपर उठती दिखाई देती है। तो वहाँ पर अनारो देवी नाम का एक औरत, जो कि सब्जी बेचा करती थी, वो चिल्लाती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो जाती है और ये शोर शराबा सुनकर जनपद एरिया में गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंद्रपाल भी वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब ये देखते हैं तो सच में आग की लपटें काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। तो अब्दुल नजीर कुंजू अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है, तो उसे बगिया रेस्टोरेंट में 2 लोग दिखाई देते हैं। फिर वो होमगार्ड चंद्रपाल को बाहर ही रहने को कहता है और खुद अंदर जाता है। तो उसे गेट पर होटल का मैनेजर केशव कुमार मिल जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या जला रहे हो, आग को बुझाने की जगह तुम उसे और भड़का रहे हो। तो केशव बोलता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पोस्टर बैनर वगैरह जला रहे हैं। पर उसे यकीन नहीं होता और वो पास जाकर देखने की कोशिश करता है। तो केशव उसे रोक देता है और कहता है बस पोस्टर ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद कर देंगे, और उसे समझा बुझाकर बाहर भेज देता है। फिर वह बाहर तो आ जाता है, मगर उसे कुछ शक होता है, क्योंकि एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी, जैसे कि मीट को बटर में फ्राई किया जा रहा हो। उसे एक ये भी डर था कि कहीं इन आग के लपटों से आसपास के बिल्डिंगों में ना आग लग जाए। तो थोड़ी देर बाद वो पीछे से दीवार फांदकर इस बार डायरेक्ट अंदर चला जाता है। पर केशव उसे फिर से मिल जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केशव उसे फिर से समझाता है कि पुराने पोस्टर वगैरह ही जला रहे हैं, मगर केशव का उसे रोकना और उसकी घबराहट देखकर उसका शक और गहरा जाता है और वो जबरदस्ती उस तंदूर के पास पहुंच जाता है जिसमें आग जलाई जा रही थी। और जैसे ही कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू उस तंदूर के पास पहुंचता है, तो उसे इंसान के हाथ और उंगलियां दिखाई देती हैं। तो वो घबरा जाता है और इसकी जो वजह थी, उसकी पीछे की पूरी कहानी मैं आपको आगे सुनाता हूँ। इस कहानी का जो सबसे अहम कैरेक्टर है वो है सुशील शर्मा, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। और दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़ी कार्यकर्ता से मुलाकात होती रहती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसकी मुलाकात एक दिन नैना साहनी से होती है, और नैना साहनी के थ्रू मतलूब करीम से। नैना साहनी और मतलूब करीम दोनों ही दिल्ली यूथ कांग्रेस के पद अधिकारी थे। दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और कॉलेज में एक दूसरे की क्लासमेट भी थे। तो जब दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा नैना साहनी से मिलता है, तो वो उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है और फिर धीरे धीरे प्यार होता है। फिर ये दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट के एरिया में मंदिर मार्ग रोड पर स्थित एक सरकारी फ्लैट में दोनों पति पत्नी के तौर में रहने लगते हैं। पर सुशील शर्मा इस रिश्ते को कभी समाज के सामने उजागर नहीं करता। इसकी वजह से शादी के कुछ वक्त के बाद दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नैना साहनी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर सुशील शर्मा ऐसा नहीं चाहता था और हमेशा उसे बहलाता फुसलाता और लड़ाई झगड़े करता। पर नैना साहनी ये सब सुनकर थक चुकी थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम से बातें किया करती थी। पर सुशील शर्मा को नैना साहनी का मतलूब करीम से बातें करना पसंद नहीं आता। फिर धीरे धीरे सुशील शर्मा को ये शक होने लगा कि नैना साहनी और मतलूब करीम के बीच कुछ चक्कर है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर मतलूब करीम ने इस बात को हमेशा इनकार किया। उसने कहा कि वो बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो 2 जुलाई 1995 के शाम को 7 बजे गोल मार्केट के फ्लैट में जब सुशील शर्मा पहुंचता है और जब दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, तो वो देखता है कि नैना साहनी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील शर्मा को देखते ही नैना साहनी फ़ोन रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फ़ोन था,
तो नैना साहनी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चल देती है। इस बात पे सुशील शर्मा को गुस्सा आता है, तो वो लैंडलाइन का रिसीवर उठाता है और लास्ट डायल नंबर पे रीडायल करता है। और ये उसकी आदत हो गई थी कि जब भी वो शाम को घर आता वो एक बार लैंडलाइन से रीडायल नंबर को ज़रूर डायल करता था, ताकि वो चेक कर सके कि नैना साहनी किससे बात करती है। तो जब उस दिन भी सुशील शर्मा गुस्से में रीडायल नंबर पर डायल करता है, दूसरी तरफ से फ़ोन उठाता है मतलूब करीम। मतलब नैना साहनी जिससे बात कर रही थी वो मतलूब करीम था। सुशील शर्मा मतलूब करीम का आवाज़ पहचानता था। दूसरी तरफ से मतलूब करीम हेलो हेलो बोलता रहा, पर सुशील शर्मा ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। और अब उसका गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधा नैना साहनी के पास जाता है और उससे पूछता है कि मेरे इतना मना करने के बाद भी तुम अभी भी उससे क्यों बात करती हो। तो नैना साहनी ने बोला कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस एक जवाब ने सुशील शर्मा का गुस्सा इतना बढ़ा दिया कि उसने अपने लाइसेंसी बंदूक निकाला और नैना साहनी की तरफ बंदूक का मुंह करके एक के बाद एक 3 गोली चला देता है। पहली गोली छत पर जाके लगती है, दूसरी गोली नैना साहनी के गर्दन पे जाके लगती है और तीसरी गोली नैना साहनी के सर पे लगती है। और क्योंकि दोनों गोली सर और गर्दन में लगी तो नैना साहनी के मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तो सुशील शर्मा को अचानक एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि सब कुछ गुस्से में और अचानक हुआ, पहले से कोई प्लान नहीं था। इसीलिए वो बहुत घबरा जाता है और तब उसे एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद वो लाश को एक बड़ी सी पॉलीथीन में डालता है, उसे ऊपर से बेडशीट से लपेट देता है और घर के सारे खून को साफ करता है। ये सब करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके बाद वो बॉडी को घसीटता हुआ बाहर लाता है और अपनी वाइट कलर मारुति 800 की डिक्की में नैना साहनी के लाश को रख देता है और तेज़ी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि उसके हाथ से एक कत्ल हो चुका है। अब सुशील शर्मा सोचता है कि इस लाश को ठिकाने लगाना है, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो वो फंस जाएगा। और यही सोचते सोचते अपने मारुति कार से गोल मार्केट से निकलता है। गोल मार्केट से कनॉट प्लेस होते हुए यूं ही सड़क पर गाड़ी दौड़ाता है, पर उसे लगा कि रास्ते में कोई पुलिस गाड़ी चेक न कर ले। फिर वो कनॉट प्लेस एरिया को छोड़ता है और गाड़ी का मुंह आईटीओ की तरफ मोड़ देता है और वो सीधा आईटीओ के ब्रिज पर पहुंच जाता है, जो यमुना पार करने के लिए बनी हुई है। अब वो अपनी गाड़ी को उस ब्रिज पे दौड़ाने लगा। कभी ब्रिज के उस साइड जाता, फिर वापस मोड़कर इस साइड आता, कभी गाड़ी को धीरे चलाता तो कभी तेज, और ऐसा करते करते रात के करीब 9:45 बज चुके थे। दरअसल उसका मकसद ये था कि रात के वक्त वो लोगों से छुपाकर नैना साहनी की लाश को वो इस ब्रिज से यमुना में फेंक देगा। पर उस दिन ब्रिज पर काफ़ी ट्रैफिक था और इसी ट्रैफिक के कम होने के इंतज़ार में ही वो अपनी कार को ब्रिज से इधर उधर घुमा रहा था। मगर काफ़ी वक्त गुजर गया पर ट्रैफिक कम नहीं हुआ और उसे मौका नहीं मिला। उसे डर था कि अगर उसने गाड़ी रोक के बॉडी फेंकी और किसी ने आते जाते उसे ऐसा करते देख लिया तो वो फंस जाएगा। और सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का लीडर भी था, उसे बहुत सारे लोग पहचानते भी थे, तो वो घबरा जाता है। उसके बाद वो अपना इरादा बदल देता है और गाड़ी को मोड़ के सीधा कनॉट प्लेस के अशोक यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि अब संग्रीला होटल है। वो वहां रात के करीब 10 बजे पहुंचता है। अब तक लोग वहां खाना वगैरह खा ही रहे थे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाता है और सीधा बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार के पास पहुंचता है। दरअसल वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने केशव कुमार को दे रखी थी और केशव उसका पुराना जानकार भी था। केशव के पास पहुंचकर वो बताता है कि रेस्टोरेंट को बंद करो, सबको बोल दो कि खाना ख़त्म हो गया। सुशील शर्मा की ये बात सुनकर पहले तो केशव चौंकता है, क्योंकि लोग अभी भी खाना खा ही रहे थे और नॉर्मली वो रेस्टोरेंट 12 बजे तक खुला रहता था। पर सुशील शर्मा की बात को वो टाल भी नहीं सकता था। केशव कहता है कि जो लोग खाना खा रहे हैं कम से कम उनको तो खाना खाने देते हैं। तो सुशील शर्मा कहता है कि हाँ, जो खाना खा रहे हैं उनको खाने दो, बाकी कोई नहीं, लाइट वाइट सब बंद करो। केशव वही करता है। उसके बाद जो लोग खाना खा रहे थे उनके खाने का इंतज़ार करता है। वो लोग जब खाना खा के चले जाते हैं तो फिर बाकी किसी भी नए कस्टमर को अंदर नहीं आने देता। बोलता है कि खाना ख़त्म हो गया, हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, और सबको बाहर कर देते हैं। उसके बाद सुशील शर्मा केशव से कहता है कि आप एक काम करो कि जितने भी रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय हैं इन सभी को घर भेज दो,
तो केशव ने फिर सारे एम्प्लॉय को भी वहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद सुशील ने उस बगिया रेस्टोरेंट के सारी लाइटें भी बंद करवा दी। अब उस पूरे बगिया रेस्टोरेंट में बस सुशील शर्मा और केशव थे। फिर जब केशव कुमार ने इन सबका कारण पूछा तो सुशील शर्मा ने पूरी कहानी बताई और बोला कि मुझे किसी भी तरह इस लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो केशव उसकी बात सुनकर घबरा जाता है, फिर वो पूछता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाएंगे। उस वक्त पूरे रेस्टोरेंट में हर चीज़ बंद थी, पूरा अंधेरा था, बस एक तंदूर अभी भी जल रहा था। और सुशील शर्मा कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है ताकि इसका कोई नामो निशान ना बचे। ये बात सुनकर केशव और घबरा जाता है, पर क्योंकि वो उसका पुराना साथी था इसीलिए वो इस जुर्म में उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलके नैना की लाश को पहले गाड़ी से निकालता है, उसके बाद बेडशीट और पन्नी को हटाकर उसकी बॉडी जलते हुए तंदूर में डाल देता है। पर लाश सही से उस तंदूर में जा नहीं रही थी, तो उसे मोड़ मारकर जैसे तैसे तंदूर में फंसा देता है। डालने के थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा को लगता है कि ये ठीक से जल नहीं रहा है, तो वहाँ पे जो लकड़ी थी वो भी उन्होंने डाल दी है। फिर भी वो आग के शोला भड़क नहीं रहा था, पर वो चाहता था कि लाश जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी जल जाए। तो वो केशव से उस रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर मंगाता है, जिसे वो अपने रैलियों में इस्तेमाल करते थे, और सारे पोस्टर और बैनर उस तंदूर में और लाश के ऊपर ठूस देता है। आग तेज तो होती है, मगर वो चाहता था कि वो और तेज चले। उसके बाद वो तंदूर के पास पड़े मक्खन को, जिसे रोटियों पे लगाया जाता था, उसमें से थोड़ा मक्खन तंदूर में और लाश के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो उस पर मक्खन डालता है, आग तेज़ी से बढ़ती है। फिर सुशील शर्मा वहाँ पे जितने भी मक्खन था सबको एक साथ उस तंदूर में डाल देता है, जिससे आग बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है और बॉडी तेज़ी से जलने लगती है। और यह आग इतने ऊपर तक चली गई कि वो रेस्टोरेंट के बाहर से भी दिखने लगती है, और यही वो गलती कर देते हैं। लाश के बटर में जलने के महक और उस आग के लौ ने सबका ध्यान खींचा, और फिर अनारो देवी ने उसको देखा, और फिर कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू भी तंदूर में जल रहे लाश को देखकर चौंक जाता है और भाग के बाहर आता है, और वायरलेस से पुलिस को मैसेज देता है और फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर देता है। तो अगर अब्दुल नजीर कुंजू ज़बरदस्ती अंदर नहीं जाता तो शायद ये राज कभी बाहर ही नहीं आता। और इस केस में जिस तरह से अब्दुल नजीर कुंजू ने बहादुरी दिखाई थी, वो इसे सॉल्व करने में बहुत अहम साबित हुआ। तो जैसे ही अब्दुल नजीर कुंजू मैसेज देता है तो पीसीआर वाले पहुंच जाते हैं, और जब पीसीआर के पुलिस अंदर की तरफ घुसने लगते हैं, सुशील शर्मा को पता चल जाता है कि वो फंस गया है। तो वो चुपचाप से किनारे हो जाता है और वहाँ से खिसक लेते हैं। बचता है सिर्फ केशव। अब किसी तरह तंदूर के आग को बुझाया जाता है तो अंदर से अधजली इंसानी लाश निकलती है। पुलिस केशव को दबोच लेता है। लाश लगभग आधी जल चुकी थी, उसकी आंतें वगैरह भी बाहर आ चुकी थी और उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। अब रात के करीब 1 बज चुके थे और उस एरिया के सारे पुलिस और डीसीपी वहां पहुंच चुके थे। उसके बाद उसी वक्त उस एरिया के जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा को खबर दी जाती है और वो उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं। फिर बॉडी को लेडी हडी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और केशव कुमार से पूछताछ चालू होती है। तो केशव कुछ बता नहीं रहा था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। और क्योंकि सीन पे सुशील शर्मा को पुलिस ने देखा नहीं, इसीलिए पुलिस को कुछ मालूम भी नहीं, तो केशव पुलिस को घुमाता रहा। उसके बाद जब ये खबर सुबह मीडिया में आई तो तहलका मच गया। जिसने भी ये खबर सुना वो अंदर तक कांप गया, जिस तरह से एक लाश को तंदूर में जलाया गया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि ये लाश एक महिला की है और मौत का कारण जलकर मरना बताया गया। और सुबह जब उस तंदूर को अच्छी तरह खंगाला गया, उसमें नैना साहनी की पायल भी मिली, मगर लाश किसकी है ये अभी भी एक पहेली थी। ये खबर जब अखबार में छपी तो मतलूब करीम ने यह खबर पढ़ी कि बगिया रेस्टोरेंट में एक इंसान को तंदूर में जलाया गया और लाश एक महिला की है। मतलूब करीम ने जैसे ही सुना वो भागा भागा आया पुलिस के पास और फिर वहाँ से लाश घर। वहाँ पहुँचकर उसने लाश देखी और एक हाथ के अंगूठे से उसने लाश की पहचान की। उसने पुलिस को कहा कि ये नैना साहनी की लाश है और वो सुशील शर्मा का बीवी है और इसका मर्डर सुशील शर्मा ने किया है। अब पहली बार पुलिस के पास 2 नाम थे, एक मरने वाले का और एक मारने वाले का। अब पुलिस ने सुशील शर्मा को ढूंढना शुरू किया तो पता चलता है कि वो 2 जुलाई की रात से ही गायब है।
अब पुलिस का शक और गहरा गया। उसके बाद अब हर जगह उसे ही ढूंढा जाने लगा। 2 दिन बाद ये खबर पूरे देश में फैल गई और हर अखबार की हेडलाइन बन चुकी थी। और जिस तरह से तंदूर में अपनी ही बीवी की लाश को जलाने की बात सामने आई तो लोगों में एक गुस्सा फैल गया, जिससे वो सड़क पे आ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पुलिस और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। अब दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा की खोज में मंदिर मार्ग के उस फ्लैट 8/2A में पहुंच जाती है जहां वो नैना साहनी के साथ रहा करता था। पुलिस को वहां से खून के निशान और खाली बुलेट के सेल मिलता है। अब यहाँ एक अलग ही थ्योरी बनने लगी। बुलेट मिलने के बाद पुलिस थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि क्राइम सीन ये बता रहा था कि हत्या बंदूक से गोली मारकर किया गया है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जलकर मरने की बात बताई गई थी। उसके बाद दिल्ली के उस वक्त के उपराज्यपाल प्रसन्न भाई करुणा शंकर के कहने पर लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। में 3 अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया और अब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए और पता चला कि जलने से पहले नैना साहनी की मौत गोली लगने से हो चुकी थी। इसीलिए आज भी इस केस का उदाहरण दिया जाता है कि क्यों लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि जिसको इस फ्लैट में गोली मारी गई थी, बाद में उसी को तंदूर में जलाया गया। मगर पुलिस ये पक्का करना चाहता था कि ये लाश नैना साहनी की ही है, क्योंकि मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही लाश का शिनाख्त की थी और चेहरा पहचानने लायक था नहीं। तो नैना साहनी के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया गया, पर बॉडी की ऐसी हालत थी कि उसने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उसके बाद देश में पहली बार कल इमेज टेक्निक का और डीएनए का इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद से एक टीम बुलाई गई और उस लाश का और नैना साहनी के घर वालों का सैंपल लिया गया। तो रिपोर्ट में दोनों सैंपल मैच हो गए और स्कल इमेज टेक्निक से भी काफ़ी हद तक नैना साहनी का चेहरा सामने आ गया था। तो पुलिस अब कन्फर्म हो गई थी कि मरने वाली और कोई नहीं बल्कि नैना साहनी है। अब जब ये सारी चीज़ पुलिस के सामने आ गई तो बगिया रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार भी टूट गया और जितना भी उसे पता था उसने सब बता दिया। मगर हत्या का मोटिव अभी भी पता नहीं था और ये बात सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत लगाकर सुशील शर्मा को ढूंढने लगा, मगर वो वहाँ से गायब था। उधर सुशील शर्मा मद्रास पहुंचकर अपना हुलिया बदल लेता है, अपना बाल बाल सा मुंडवा लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके और एक वकील की मदद से वो अपने अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, जिसके लिए वो ये दलील देता है कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा सकता है और मेरी गिरफ्तारी ना हो, इसीलिए उसे अग्रिम जमानत चाहिए। फिर वो बेंगलुरु चला जाता है। इत्तेफाक से ये खबर दिल्ली पुलिस को लग जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करता है और जॉइंट सीपी मैक्सवेल परेरा अपनी टीम के साथ तुरंत बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। जब सुशील शर्मा को ये बात पता चलती है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो वो बेंगलुरु कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुँच जाता है। और इस घटना के 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को दिल्ली पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है। अब उससे जब पूछताछ शुरू होती है तो वो पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो अपना जुर्म कबूल लेता है और पुलिस को उस रात की पूरी कहानी सुनाता है। उसकी बात सुनकर पुलिस ये कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल लेते तो शायद तुम्हें कम सज़ा मिलती, पर मारने के बाद जिस तरीके से तुमने लाश को ठिकाने लगाने का काम किया है, ऐसा कभी नहीं किया गया और इसीलिए तुम्हें ज़्यादा सज़ा मिलेगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड 26 दिनों में कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा शुरू हुआ। लोअर कोर्ट में ये मामला 1995 से 2003 तक चला और 8 साल बाद 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इसे रियरेस्ट ऑफ रियर केस माना और सुशील शर्मा को मौत की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में ये मेंशन भी किया कि मौत के बाद जिस तरीके से बॉडी को तंदूर में जलाया गया, ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में आज तक नहीं मिला। इसीलिए फांसी से कम सज़ा देना इंसाफ नहीं होगा और रेस्टोरेंट मैनेजर केशव कुमार को इस हत्या को छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल सख्त कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और 4 साल के सुनवाई के बाद 19 फरवरी 2007 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की सज़ा को बरकरार रखा
और उसे फांसी की सज़ा सुनाई। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 2007 से 2013 तक ये मामला वहाँ चलता है और 6 साल बाद 8 अक्टूबर 2013 को कत्ल के 18 साल बाद सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई प्लान मर्डर नहीं था, जो कुछ हुआ वो अचानक और गुस्से में हुआ। और सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर था और शक की वजह से सब कुछ हुआ। एक बहुत बड़ी चीज़ उसके फेवर में ये पाया कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ये उसका पहला क्राइम था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुशील शर्मा के मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इसके 2 साल बाद 2015 में सुशील शर्मा ने पेरोल के लिए अप्लाई किया। उसने कहा कि वो 1995 से अब तक 20 साल से ज़्यादा की जेल कट चुकी है, इसीलिए उसे पेरोल दिया जाए। तो कोर्ट उसे बिना किसी शर्त के पेरोल से रिहा कर देती है, मगर उसके कुछ ही दिनों बाद कुछ कानूनी नियमों के अनुसार उसे फिर से जेल में जाना पड़ता है। फिर 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को जेल में अच्छे आचरण और 23 साल के ज़्यादा की कैद के बाद सुशील शर्मा को तिहाड़ जेल से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह ऐसा केस था कि जिसमें एक गुनहगार को 2 कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई और एक कोर्ट ने उम्र कैद की। और जिस तरीके से ये तंदूर कांड हुआ, उसकी मिसाल आज 2023 में भी पूरी दुनिया में दोबारा नहीं देखी गई और न ही 1995 से पहले देखी गई। तो ये थी तंदूर कांड की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करें। मैं आपसे मिलूँगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।